हमें पता है जैसे इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में केडी हम अपने आसपास की चीजें देखते हैं, चाहे मैं बुक देखूं, चाहे पेन पेंसिल, हर एक चीज मैं देखता हूं कि हर एक चीज अपनी मैटर से मिलके बनी हुई है। ठीक है, मैटर है। मैटर को जब हम जूम करके देखते हैं बहुत डीपली, तो फिर इससे हमें पता लगता है मैटर अपना एटम और मॉलिक्यूल से मिलकर बनता है। ठीक है, एटम और मॉलिक्यूल से जब हम एटम को देखते हैं, या फिर हमारे पास कोई भी बॉडी है, वो एटम मॉलिक्यूल से मिलकर बनी हुई है। और अगर वो इंसुलेटेड बॉडी है, इंसुलेटेड है, या फिर हमारे पास वो कंडक्टर है, तो इन्हें हमने चार्ज करने की अलग अलग विधि देखी थी, अलग अलग तरीके देखे थे। अगर इंसुलेटेड है, जैसे कि हमारे पास गुब्बारा हो गया, गुब्बारे को अगर हम अपने सर में रगड़ते हैं सर के साथ, तो फिर हम देखते हैं कि फिर वो चार्ज हो जाता है ना, चार्ज बाय रविंग, जैसे हैंड रब करने से रबिंग। ये चार्ज हो रहा है। हाँ, हैंड रविंग। तो ओके। यहाँ पे अलग अलग बॉडीज को चार्ज करने के अलग अलग मेथड हैं। ये चार्ज बाय इंडक्शन, मेटल को चार्ज करने के अलग तरीके हैं, इंसुलेटर को अलग। ठीक है ना, ये रब करने से हम इंसुलेटर को ही चार्ज करते हैं। देखो अब चार्ज में होता क्या है कि अगर मेरे पास मान लो कि फिर ये कागज का टुकड़ा है, ठीक है, ये अभी न्यूट्रल है। न्यूट्रल का मतलब ये है कि जितने इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज हैं उतने ही इसके अंदर नेगेटिव चार्ज हैं। पॉजिटिव नेगेटिव का मतलब ये है कि फिर ये अपना कागज एटम बैलेंस मॉलिक्यूल है। से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, एटम का, एटम के हम अंदर देखते हैं कि बीच में सेंटर में न्यूक्लियस होता है। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, होते ही तो और भी ज्यादा चीजें हैं, बेसिकली बात कर रहे हैं हम, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और उसके सराउंडिंग में अपने इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे जो सही कागज का टुकड़ा है, यहाँ पे बहुत सारे एटम है, एक अकेला एटम नहीं है। तो और यहाँ पे हम ये देख रहे हैं इसके अंदर जितने इलेक्ट्रॉन है उतने ही इसके अंदर प्रोटॉन है, तो ये ओवरऑल न्यूट्रल है हमारा। लेकिन जब हमने इसे रब कर दिया, जौन सी ये कागज के टुकड़े हैं, कागज के टुकड़ों को जब मैं अपने फूटा था मेरे पास, मैं सर पे से रगड़ के फूटे को ये कागज के टुकड़े के पास लेके गया यहाँ पे। ठीक, अगर यहाँ पे अपने ये फूटे के ऊपर अगर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया यहाँ पे, ठीक है, तो पहले तो अपना कागज का टुकड़ा न्यूट्रल था, लेकिन ये फूटे को पास ले जाने के बाद हम देखते हैं कि जो इसके पॉजिटिव चार्ज हैं, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ जाते हैं। पॉजिटिव चार्ज का यहाँ पे आने का मतलब है कि पहले जो से ये पॉजिटिव नेगेटिव सारी जगह थे, लेकिन जो से नेगेटिव चार्ज है यहाँ पे, नेगेटिव ने नेगेटिव को रिपेल कर दिया और नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आ गए, और ऊपर सिर्फ हमारे पॉजिटिव चार्ज रह गए। एक बात ध्यान रखना, कभी भी किसी इंसुलेटर के अंदर, किसी भी चीज के अंदर सिर्फ इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं, कभी भी ये अपना ये पॉजिटिव चार्ज फ्लो नहीं करता। फ्लो क्यों नहीं कर पाता, जो उनसे प्रोटोन है ये फ्लो नहीं करते, क्योंकि ये न्यूक्लियस के साथ टाइटली बाउंड होते हैं। ठीक है ना, अगर हमें इन्हें फ्लो करवाना, बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी इन्हें फ्लो करवाने के लिए, इसलिए जितने भी आप देखोगे उन सभी में ये इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे, मतलब नेगेटिव चार्ज। अब कोई बॉडी नेगेटिवली चार्ज कब होगी, उसके अंदर जब इलेक्ट्रॉन ज्यादा आ जाए तो वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी। अगर उस बॉडी के अंदर से हम इलेक्ट्रॉन को निकाल दें, पहले ये ओवरऑल न्यूट्रल है, न्यूट्रल के अंदर अगर हमने इसके अंदर इलेक्ट्रॉन ज्यादा भर दिए, अब ये नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी। जब इसमें से हम इलेक्ट्रॉन को निकाल देंगे तो ये पॉजिटिवली चार्ज बन जाएगी ये बॉडी। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं अपनी ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की बात हम अपनी 6th क्लास से करनी स्टार्ट कर देते हैं। 6th क्लास में हम देखते हैं अपने आसपास की जितनी भी गतिविधियां हैं हमारी, तो उन सभी गतिविधियों में इलेक्ट्रॉन का फ्लो देखते हैं हम। चाहे हमारे पास कोई सर्किट हो, ठीक है ना, घरों में आप देखते हो, चाहे रिमोट का सर्किट हो, चाहे हमारे कंप्यूटर का सर्किट हो, चाहे फोन का सर्किट हो, उन सभी में हम देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है। ठीक है, और जितने भी हमारे पास वायरलेस सिस्टम है रिमोट कंट्रोल वाले, तो वहां पे कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है। ठीक है ना, और हम इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के बारे में देखते हैं, जितने हमारे पास कंपोनेंट बने हुए हैं, चाहे वो रेजिस्टेंस हो, चाहे रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस, इंडक्टेंस, या आईसी हमारे लैपटॉप के, कंप्यूटर के, और ये ट्रांजिस्टर, ये सभी के सभी हम देखते हैं। इन सभी के अंदर इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म की बात करते हैं इन सभी के अंदर। ठीक है ना, और हमारी जिंदगी, अब पहले जमाने की तो बात नहीं कर रहा मैं, लेकिन अभी मॉडर्न लाइफ में हम पूरी का पूरी इन्हीं के ऊपर डिपेंड रहते हैं। हम सारा दिन फोन
फोन चलाते हैं, लैपटॉप चलाते हैं, टीवी वगैरह। तो हम हमारी जिंदगी मॉडर्न टाइप की जिंदगी है जो सी, वो इन्हीं सर्किट पे इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के ऊपर डिपेंडेंसी हो गई है। ठीक है ना। तो हम बात करें इलेक्ट्रॉन्स की। अच्छा, यहाँ तक स्टोरी समझ में आई या नहीं? हाँ ये तो हाँ जी। समझ में आ गई। तो पर हम बात, संजू, हाँ, तो हम बात, हाँ हाँ मनप्रीत। वो आपने ऐसे बोला था ना मटेरियल के पास जब हम उसको लेके जाएंगे, मतलब तो मतलब जैसे पॉजिटिव चार्ज है तो वो हाँ उसकी हाँ, तरफ चले गए और नेगेटिव दूसरी साइड चले गए, तो ओवरऑल तो वो मटेरियल ना न्यूट्रल ना है ना, रहेगा पॉजिटिव ना? चार्ज नहीं गए, ओवरऑल न्यूट्रल है। ये ओवरऑल अभी भी न्यूट्रल है। बस इसमें क्या कह रहे हैं हम, ये चार्ज कैसे हुआ है, इसमें पोलराइजेशन हो गई है। पोलराइजेशन का मतलब क्या, पहले तो जैसे कि हमारा कागज का टुकड़ा था, जैसे जितने यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज इकट्ठे थे, पास पास में थे, ठीक है। लेकिन जब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज अलग अलग हो जाएं, उनके बीच में गैप आ जाए थोड़ा, तो उसे हम कह देते हैं ये पोलराइज हो गया, मतलब ये बॉडी चार्ज हो गई है, इसे हम कह देते हैं। डाइपोल की तरह बिहेव पोल करने का लग गया। मतलब, हाँ, डाइपोल की तरह बिहेव करने लगती है। अच्छा, जौन सी हम देख रहे हैं अपने आसपास की, जौन सी हमारी पूरी दुनिया है, वो पूरी, हम क्या देते हैं, पूरी दुनिया हमारी एटम, एटम से क्या देते हैं, या फिर इलेक्ट्रॉन से क्या देते हैं, इलेक्ट्रॉन से मिलकर बनी है। क्योंकि पूरी दुनिया बनी तो एटम मॉलिक्यूल से होती है। और एटम के अंदर सेंटर में होता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर होता है प्रोटॉन, और ये न्यूक्लियस के चारों तरफ ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होते हैं हमारे। ठीक है। और जो से ये प्रोटॉन है, तो इनका ना, प्रोटॉन, प्रोटॉन के मतलब न्यूक्लियस के अंदर हो गया प्रोटॉन, और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होते हैं। तो इनका ना, प्रोटॉन का तो इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म में, ये प्रोटॉन का नहीं, न्यूट्रॉन का इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म में ज्यादा रोल नहीं है। वैसे तो रोल है, ऐसा नहीं कहोगे कि फिर इसका अपना मैग्नेटिज्म नहीं होता है। न्यूट्रॉन का अपना मैग्नेटिक मूवमेंट होता है, लेकिन इसका बहुत ज्यादा कम होता है। तो फिर हम इसकी बात नहीं करेंगे न्यूट्रॉन की, हम बात करेंगे सिर्फ इलेक्ट्रॉन की और अपने प्रोटॉन की। ठीक है। तो जो सा इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर मैंने बताया कि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, और जो सा अपना प्रोटॉन है, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा। ठीक है। अगर हम मान ले कि फिर ये हमारे पास कोई मटेरियल है, जैसे कि मेरे हाथ में ये पेन है, तो यहाँ पे हाथ में पेन है, इसमें भी इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म रख रहा है, लग रही है। इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म कैसे लग रही है, जैसे कि मेरे हाथ में ये पेन है, तो पेन के अंदर हमें पता है पेन ये एटम मॉलिक्यूल से मिलकर बना है। ठीक है। तो फिर एटम के बाहर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, कर रहे हैं। तो फिर आपको बताना है कि फिर ये मैंने पेन को पकड़ा कैसे हुआ है अपने हाथ में। अगर इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म नहीं होती ना, तो मैं इस पेन को पकड़ भी नहीं पाता। क्यों क्यों नहीं पकड़ पाता, जैसे कि ये पेन है मेरा, पेन बना है एटम मॉलिक्यूल से मिलके, और एटम के बाहर हमें पता है इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होते हैं। तो यानी कि बाहर है इसके इलेक्ट्रॉन, और जैसे कि मेरा हाथ है, ठीक है, मैंने अपने हाथ में पकड़ा हुआ है, तो मेरा हाथ भी ये एटम मॉलिक्यूल से मिलकर ये भी बना है, तो जो उनसे मेरे हाथ में भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है ना। तो इन इलेक्ट्रॉन्स के और इन इलेक्ट्रॉन्स के बीच में फोर्स लगेगी, उसी फोर्स के कारण मैं इस पेन को पकड़ पा रहा हूं। अगर ये फोर्स ना होती ना, तो फिर मैं अपने हाथ में इस पेन को पकड़ ना पाता। तो हम कहीं भी खड़े हो रहे हैं, या फिर चल रहे हैं, या किसी चीज को पकड़ रहे हैं, तो उन सभी जगह हमारे आसपास इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म लग रही है। अगर इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म नहीं होती, तो हम किसी भी बॉडी के ऊपर फोर्स ना लगा पाते। तो जितने भी आप देखते हो कॉन्टैक्ट फोर्स होगी, जैसे कि फ्रिक्शन वाली फोर्स है कॉन्टैक्ट, ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर होती है। ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर, अगर कोई चीज आपको पकड़नी है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर होगी। क्यों होगी, क्योंकि उसके सरफेस पे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होंगे। ऐसे ही दूसरी कॉन्टैक्ट बॉडी के ऊपर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होंगे, और वो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएंगे। तो इन दोनों के ऊपर जो सा फोर्स लग रहा है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर है, तभी हम उन चीजों को पकड़ पा रहे हैं। तो हम
चलो ये तो थी हम आसपास की बात कर रहे हैं। सबसे ज्यादा हम इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म कहाँ पे देखते हैं? वो देखते हैं हम लाइट के अंदर। जो सी ये लाइट है, हम कहते हैं कि लाइट हमारी इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिक फील्ड इन दोनों से मिलकर बनी हुई है, ठीक है ना। मतलब कि एक प्रकार से ये फील्ड क्रिएट करते हैं। अच्छा, फील्ड का मतलब क्या है? देखो, जब इलेक्ट्रॉन हमारा रेस्ट में है, ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन रेस्ट में है तो ये एक फील्ड क्रिएट करता है, तो वो फील्ड होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन जब ये इलेक्ट्रॉन मूव करने लगता है, तो मूव करने के साथ साथ ये दो फील्ड क्रिएट करता है। एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो ये क्रिएट कर ही रहा है अपने आसपास, दूसरा मोशन के कारण मैग्नेटिक फील्ड भी क्रिएट करता है, ठीक है। जोन सी ये फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड, ये भी एक प्रकार की फिजिकल एंटिटी है, ठीक है। फिजिकल एंटिटी का मतलब कि इसके पास अपनी खुद की एनर्जी होगी। जोन सा अपना ये फील्ड है, फील्ड के पास अपनी खुद की एनर्जी होती है, ठीक है ना। और हमारी दुनिया है जोन सी, ये पूरी की पूरी दुनिया इस फील्ड से ही मिलके बनी हुई है। तो फील्ड का मतलब कि हम कह रहे हैं कि हमारी पूरी दुनिया बनी तो मटेरियल है, मटेरियल से मिलके बनी है। तो मटेरियल भी तो जो से एटम और मोलिक्यूल से मिलके बना है, और एटम मोलिक्यूल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स का अपना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। मतलब कि हम ओवरऑल कह सकते हैं कि हमारी पूरी दुनिया ये फील्ड से मिलके बनी है, ठीक है ना। अब कई बार आपसे पूछ लेते हैं कि पूरी दुनिया ये मटेरियल किस चीज से मिलके बनता है, तो आप क्या कहोगे? एक तो इलेक्ट्रॉन से मिलके बनी है, दूसरा प्रोटॉन से मिलके बनी है, तीसरा आप कहोगे ये न्यूट्रॉन से मिलके बनी है, चौथी चीज ये फील्ड से मिलके बनी है, ठीक है ना। ये हमारी दुनिया के कंस्टिट्यूएंट्स हैं। अच्छा, तो फिर अगर हमारे पास मान ले कि पॉइंट में, ये स्पेस में, ये हमारे यहाँ पे मैं खड़ा हूँ, और मैं खड़े हुए यहाँ पे कोई मक्खी वगैरह उड़ रही है, मैं उसे देख रहा हूँ, ठीक है। तो इसको देखते हुए मुझे इसकी पोजीशन बतानी है कि ये कहाँ पे है। इसकी पोजीशन मैं कई तरीके से बता सकता हूँ। एक तो मैं कार्टेशियन प्लेन में बता सकता हूँ। कार्टेशियन प्लेन का मतलब कि मैं खड़ा हूँ, मैंने अपना यहाँ पे ये कार्टेशियन प्लेन मान लिया, अपने यहाँ पे पोजीशन मान ली कि मैं यहाँ से खड़ा हूँ, मुझसे ये एक्स एक्सिस है, ये ऊपर वाई एक्सिस है, यहाँ पे जेड एक्सिस गई है, और एक्स एक्सिस से इसका डिस्टेंस इतना है, वाई एक्सिस से इतना है, जेड एक्सिस से इतना है। तो यहाँ पे जब मैं इसकी पोजीशन बता रहा हूँ, उसे मैं कहूंगा ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है, ठीक है ना। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में हम बात करते हैं एक्स वाई जेड की। लेकिन कई बार क्या होता है कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ना थोड़ा लेंथी सा पड़ जाता है, तो लेंथ, तो इसे थोड़ा इजी बनाने के लिए हम और किसी कोऑर्डिनेट पे चले जाते हैं। जैसे कि हमारे पास स्फेरिकल कोऑर्डिनेट हो गया, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट हो गया। स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में क्या होता है, उसमें हम r थीटा फाई की बात करते हैं। मतलब कि जैसे कि यही है, मक्खी वाली ही बात करते हैं। तो यहाँ पे मैंने मान लिया गोलदारा मान लिया, यहाँ पे मैं सेंटर में खड़ा हूँ, ये सफेरिकल की बात कर रहा हूँ अब मैं। तो सफेरिकल से, तो सफेरिकल के साथ ये मान ली मैंने यहाँ पे ये एक्सिस और ये यहाँ पे ये एक्सिस। अब देखो, इसकी पोजीशन बतानी है, इसकी पोजीशन। तो यहाँ पे ये कितने डिग्री का, ये थीटा कितना है, ठीक है। आर कितना है, आर यानी कि ये रेडियस है, ये रेडियस कितना है, और दूसरा ये फाई कितना है, ठीक है। मतलब यहाँ पे हम आर थीटा फाई को काम में ले रहे हैं। इसी तरह मैं दूसरा कोऑर्डिनेट लूं, ये सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट। तो जो सी इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म है, इसमें फिजिक्स के बारे में तो पढ़ेंगे ही, पढ़ने के साथ साथ इसमें मैथ के बारे में ज्यादा पढ़ेंगे। जो आपने बीएससी में किया हुआ है पूरा पूरा मैथ, ये वेक्टर के बारे में, अपना स्फेरिकल कोऑर्डिनेट, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, ये इनके बारे में हम दोबारा रिवाइज जरूर कर लेंगे इसमें, ठीक है। अच्छा, यहां तक समझ में आया या नहीं? हेलो। आ गया। अच्छा, देखो हमने +1 और +2 में ना वेक्टर के बारे में पढ़ा था, ठीक है। वेक्टर में हमने उनका देखा था, वेक्टर को ऐड कैसे करते हैं, वेक्टर को सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, ये सब चीजें हमने देख ली थी। लेकिन जब हम बीएससी में आए, अपनी बीएससी में हमने देखा था कि जो सा ये वेक्टर की हेल्प से, कि फिर अगर यहाँ पे अगर कोई मच्छी जहाज वगैरह कुछ भी यहाँ पे उड़ रहा है, तो अब मुझे उसकी पोजीशन बतानी है कितनी है। तो यहाँ पे हम स्पेस में किसी पॉइंट को बताने के लिए यहाँ पे फंक्शन का यूज करते हैं, ठीक। जोन सा ये फंक्शन है, ये फंक्शन हमारे पास, ये
वेक्टर है, ये फंक्शन है, ये हमारे पास एक्स का फंक्शन हो सकता है, वाई का फंक्शन हो सकता है, जेड का फंक्शन हो सकता है। तो फिर ये नहीं हम कह देते हैं कि ये वेक्टर फंक्शन है, ठीक है ना, वेक्टर फंक्शन की बात कहते हैं हम यहाँ पे। तो वेक्टर, ये तो वेक्टर फंक्शन है। ऐसे ही हमारे पास जब हम इनकी बात करते हैं तो वेक्टर फंक्शन, जिसमें हम वेक्टर फील्ड भी कह देते हैं इन्हें, हम वेक्टर फंक्शन को। तो फिर इनका हम फिजिक्स तो पढ़ेंगे, इसके साथ साथ वेक्टर की ये मैथमेटिकल, इसके बारे में भी हम, ये वेक्टर का कैलकुलस कह लो, इसके बारे में हम बहुत डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं, हमारा चैप्टर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ये है तो इलेक्ट्रोडायनेमिक, ठीक है। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स करने से पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक में ना देखो, दो चीजें इसमें मिलके बना है, एक तो इलेक्ट्रो, दूसरा स्टैटिक्स। स्टैटिक्स का मतलब जो रेस्ट में हो, मतलब कि जो टाइम के साथ साथ अपनी पोजीशन चेंज ना कर रहा हो, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक है, ठीक है ना। जैसे कि अच्छा, स्टैटिक क्या होता है बताओगे मुझे? इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम किस चीज के बारे में पढ़ते हैं? देखो, अगर हमारे पास कोई भी, मान लिया यहाँ पे कोई भी चार्ज पड़ा है, ये चार्ज है, इस चार्ज के कारण अपना फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, फील्ड क्रिएट हो रहा है। इस चार्ज के कारण ये फील्ड तो हो रही है, इस चार्ज के कारण पोटेंशियल एनर्जी हो रही है, पोटेंशियल एनर्जी के साथ साथ ये चार्ज फोर्स लगा रहा है। तो फिर इनके बारे में स्टडी करना कि कितना फोर्स लगा रहा है, कितना इसका फील्ड क्रिएट हो रहा है, कितना इनका पोटेंशियल एनर्जी वगैरह है। तो इनके बारे में जब हम स्टडी करते हैं तो उस स्टडी को हम क्या देते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर हम कोई चार्ज अगर रेस्ट में है, उसके कारण कितना फील्ड क्रिएट होगा, कितनी उसकी पोटेंशियल एनर्जी है, कितना मतलब फोर्स लगा रहा है, उसके बारे में हम स्टडी करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले बात करेंगे कूलम लॉ की। अच्छा, कूलम लॉ बताते तो सभी हैं कि फिर ये अपना होगा, अगर यहाँ पे कोई हमने चार्ज ले लिया, इन चार्ज में हम पॉइंट चार्ज की बात हेलो। करते हैं। हाँ हाँ मनप्रीत। मतलब समझो आपने ऐसे बोला कि ना वो इलेक्ट्रॉन रेस्ट पे होंगे, पर वो रियल लाइफ में तो नहीं होंगे ना। मतलब कोई भी रियल लाइफ चार्ज में पार्टिकल है वो, मतलब ये तो उसे इजी बनाने के लिए उन्होंने कंसीडर किया है कि मतलब वो रेस्ट में है। देखो, ये आप किस सेंस में कह सकते हो? रेस्ट का मतलब क्या है कि टाइम के रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा, यही है ना। वैसे तो हाँ। ये आपकी बात ठीक है कि इलेक्ट्रॉन है वो लगातार मूव करते रहते हैं, तो फिर हम उन्हें कह नहीं सकते कि वो रेस्ट में है। ये आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन अगर हमारे पास ये इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम कहेंगे कि ये कोई चीज, अगर कोई चार्ज अगर रेस्ट में है, चार्ज, चार्ज का मतलब वो इलेक्ट्रॉन की जगह है, हमारे पास पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है, ठीक है ना। और यहाँ पे ना चार्ज के रेस्ट का मतलब क्या है? जैसे कि हम पॉइंट चार्ज की बात कर रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे ये कागज है, ठीक, कागज अभी तो ये न्यूट्रल है, न्यूट्रल की जगह जब हम इसे चार्ज कर देंगे, रगड़ देंगे किसी चीज के साथ, या फिर हमारे पास कोई प्लास्टिक की रोड है, प्लास्टिक की रोड को अगर हमने ये ऊन के साथ रगड़ दिया है, उनके साथ रगड़ने पे ये बॉडी चार्ज हो गई है। तो अगर ये यहाँ पे रखी हुई है ऐसे ही, कोई इसे छेड़ नहीं रहा है, तो हम इसे कहेंगे ना कि फिर ये वाली रोड हमारी रेस्ट में है, मतलब कि ये चार्ज बॉडी है, चार्ज है, ये रेस्ट में है। यहाँ पे चार्ज का मतलब क्या है? देखो, जब ये अपना कूलम है, कूलम ने ना, जब इन, यहाँ पे पॉइंट चार्ज की बात कर रहे हैं, वैसे पॉइंट चार्ज होते नहीं है एक्चुअल में। पॉइंट चार्ज का मतलब है कि जब कूलम ने ये अपना कूलम ला दिया था, उस टाइम पे इसे पॉइंट चार्ज के बारे में पता नहीं था, इसने मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी से बताया था इसके बारे में। मैक्रोस्कोपी यानी कि लोहे का एक बड़ा सा गोला ले लिया, ठीक है, ऐसे ही दो आइडेंटिकल से दिखने वाले गोले ले लिए थे इसने सबसे पहले तो। अब इनके ऊपर चार्ज पता नहीं था इससे कितना है कूलम को, तो इसने क्या किया कि
सबसे पहले तो इसे चार्ज कर लिया पूरा, इस गोले को चार्ज कर लिया इंडक्शन से जैसे मर्जी। फिर हमें पता है कि अगर इक्वल साइज के हैं ये दोनों के दोनों स्फीयर, जब मैं इसे इसके कॉन्टेक्ट में लेके आऊंगा, टच कर दूंगा दोनों को, तो दोनों के ऊपर इक्वल अमाउंट में चार्ज हो जाएगा। पहले इसके ऊपर मान लो कि 2 क्यू चार्ज था इसके ऊपर, लेकिन जब मैंने दोनों को कॉन्टैक्ट कर दिया तो फिर इसके ऊपर भी क्या हुआ गया, इसके ऊपर भी क्या हुआ गया। तो फिर उसने क्या किया कुलम ने कि ऐसे ही अलग अलग पेयर के लिए अभी तो इनके ऊपर क्यू क्यू चार्ज हो गया, फिर ऐसे ही उसने कई सारे इक्वल से दिखने वाले ये लोहे के गोले ले लिए थे, फिर उनका फिर कॉन्टैक्ट में कर दिया, फिर इसके ऊपर क्यू बाई टू आ गया, इसके ऊपर भी क्यू बाई टू आ गया। ऐसे ऐसे करके मतलब कि बहुत बार एक्सपेरिमेंट किया उसने। और फोर्स को मापने के लिए ना टॉर्जन पेंडुलम का यूज किया था, टॉर्जन पेंडुलम से फोर्स को मापा था। फिर उसके बाद ये इक्वेशन आई थी कि फिर अगर हमारे पास दो चार्ज हैं, कि मतलब कि जब हम पॉइंट चार्जेस को, ये पॉइंट चार्ज हैं इनका मैग्नीट्यूड बढ़ाते हैं, पहले हमने क्यू क्यू चार्ज ले लिया तो ज्यादा चार्ज लेने पे टॉर्जन पेंडुलम के ऊपर देखा कि इनका फोर्स ज्यादा आ रहा था, फिर उस ये क्यू बाई टू चार्ज ले लिया, फिर इसने देखा जब हमने मैग्नीट्यूड इनका कम कर दिया फिर कम फोर्स लग रहा है। मतलब कि यहाँ से ये पता चल गया कि फोर्स जो से चार्ज है, ये फोर्स है इन चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। फिर हम कह सकते हैं एफ ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2 के हो गया। जो से ये चार्ज है इन्हें पॉइंट चार्ज लिया है। अब पॉइंट चार्ज का मतलब क्या है कि लोहे के गोले हैं बड़े बड़े, इन्हें पॉइंट चार्ज कब कहोगे, जब इनके बीच का सेपरेशन है ना, जैसे कि इनका रेडियस है, ये रेडियस दोनों का, अगर इनके बीच का सेपरेशन इनके रेडियस से ज्यादा हो जाए तो इन्हें हम पॉइंट चार्ज कह देते हैं। ठीक है ना, एक्चुअल में पॉइंट चार्ज होते नहीं है, बस हम उसे पॉइंट चार्ज कहते हैं जब इनके बीच का सेपरेशन इनके साइज से ज्यादा हो जाए, उसे हम पॉइंट चार्ज कह देंगे। फिर उन्होंने क्या किया, इनके बीच का डिस्टेंस अलग अलग करके देखा। जब उन्होंने देखा कि फिर जब हम इनके को दूर दूर रख देते हैं इन दोनों चार्जेस को, तो इनका फोर्स और ज्यादा कम हो जाता है। जैसे कि जितना ज्यादा डिस्टेंस बढ़ा रहे हैं, डिस्टेंस बढ़ाने पे फोर्स इनका बहुत ज्यादा कम हो रहा है। मतलब कि ये फोर्स के डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल था। तो यहां से आ गया एफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। जब इन दोनों को कंबाइन किया हमने तो हमारे पास आ गया एफ Q1 Q2 वाई आर स्क्वायर। और जब ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाया हमने, प्रोपोर्शनैलिटी साइन आ गया हमारे पास के, जो सी के है, के की वैल्यू डिपेंड करती है हमारी ये एसआई यूनिट के ऊपर। एसआई यूनिट के ऊपर मतलब कि ये कह लें, अगर हम सीजीएस की बात कर रहे हैं, सीजीएस में इसकी यूनिट होगी ये 1/4 पाई एप्सिलॉन, एप्सिलॉन होगी। जहां पे जो सा ये एप्सिलॉन है ये एब्सोल्यूट परमेबिलिटी है, इसकी वैल्यू भी डिपेंड करती है। जैसे कि ये जो से हमारे पास 2 पॉइंट चार्ज है, मतलब कि ये लोहे के गोले थे, इनके बीच में क्या मटेरियल है उसके ऊपर भी डिपेंड कर रहा है इस के की वैल्यू। जैसे कि अगर हमने बीच में अगर लिक्विड वगैरह रख दिया, या फिर अगर हमने बीच में कुछ भी नहीं रखा, अगर वैक्यूम में है, अगर ये वैक्यूम में है ये दोनों के दोनों, फिर यहाँ पे आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। लेकिन अगर वैक्यूम नहीं है, वैक्यूम की जगह हमने पानी भर दिया इनके बीच में, या फिर तेल डाल दिया, या और कोई चीजें डाल दी, फिर इसकी वैल्यू इसके ऊपर डिपेंड करेगी एप्सिलॉन इक्वल टू ये ई आर एप्सिलॉन। यहां तक समझ में आया? और जो सा ये एप्सिलॉन नोट है अपना, एप्सिलॉन नोट है जो इसकी वैल्यू होती है अपनी 8.854 इंटू 10⁻12 ये कूलम स्क्वायर पर न्यूटन, ये पर मीटर स्क्वायर, पर मीटर स्क्वायर। और जो से ये के है प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, ये तो एसआई यूनिट की बात कर रहे थे हम। एसआई यूनिट, एसआई यूनिट में अगर इसे हम पूरा सोल्व करेंगे, यानी कि एप्सिलॉन नोट की वैल्यू तो ये रख देंगे और पाई की जगह 3.14 रख देंगे और ये 4, तो फिर इसे जब हम सोल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 9×10⁹ ये आएगी अपनी। ठीक है, और इसकी यूनिट तो आपको पता ही है, यूनिट कैसे आप बनाओगे, ये फोर्स की होगी न्यूटन और मीटर स्क्वायर ये पर कूलम स्क्वायर, ये
इसकी के की यूनिट हो जाएगी। फिर इसके बाद जब हम सीजीएस यूनिट की बात करें, सीजीएस में क्या होता है, इसकी वैल्यू होती है 1, ठीक है। 9 to 10⁻9 नहीं होगी, इसकी वैल्यू होगी 1। और जो सा ये फोर्स है, फोर्स का फॉर्मूला फिर हमारे पास ये बन जाएगा, ये F इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये F इक्वल टू Q1 Q2 y R स्क्वायर बन जाएगा इसका फॉर्मूला, ठीक है। और जो सा ये है, अगर हम इसकी डायरेक्शन दे दें, F इक्वल टू Q1 Q2, ये R है, R ये यूनिट वेक्टर लगा देते हैं, यूनिट वेक्टर ये डायरेक्शन देने का काम करेगा, R स्क्वायर। तो इस फॉर्म को हम कह देते हैं कि ये हमारे पास गॉसियन फॉर्म है। अच्छा, जो सा ये कूलम लॉ है, कूलम लॉ में मेन कहना क्या चाहते हैं कि फिर अगर हमारे यहाँ पे ये कोई पॉइंट चार्ज है, ये हमने मान लिया कि ये Q1 है पॉइंट चार्ज, और यहाँ पे ये Q2 है पॉइंट चार्ज, तो ये वाला Q1 इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है। अगर दोनों के दोनों लाइक है तो अपोजिट डायरेक्शन में लगाएंगे, और Q2 ये इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, इनके बीच का डिस्टेंस है R, ये बता रहे हैं। और यहाँ पे 3 बातें कूलम लॉ में जरूर याद रखना। पहली बात क्या है कि फिर जो सा इनका ये R स्क्वायर के ऊपर डिपेंड कर रहा है, Q1 Q2 इनके प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड कर रहा है, और जो से इनका फोर्स है ये लाइन ऑफ एक्शन के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। अच्छा, आज के लिए इतना ही रखें। थर्ड वाला रिपीट करना, क्या बोला था? मैंने ये कहा है कि सबसे इनके लाइन ऑफ एक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि ये Q है, यहाँ पे Q1 है, दूसरा यहाँ पे Q2 है, ये मतलब कि जहां से ये वाली लाइन जुड़ रही है ना, ये वाली लाइन, तो इनके ऊपर फोर्स लगेगा। ऐसा नहीं है कि फिर जो से ये Q1 यहाँ पे है और ये Q यहाँ से ऐसे करके ऐसे फोर्स लगाए Q2 के ऊपर,